Hi everyone, very good afternoon, all of you. Dear students, in this current lecture, we are going to deal with the numerical of how to determine the development length of slab and column junction. Dear student, we have already covered the numericals regarding development length of beam and column junction in last lecture. Before starting the lecture, dear student, you all subscribe my channel Civil Engineering Gurukul. तो चलिए अपने आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि डेवलपमेंट लेंथ के रिगार्डिंग है, जहाँ पे स्लैब और कॉलम जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ पे ऐसा डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया जाता है। डियर स्टूडेंट, लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से किसी भी कॉलम का किसी भी बीम के साथ जंक्शन होता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ कितना प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम एक न्यूमेरिकल से भी देखे थे और लास्ट में उस पर रिगार्डिंग थ्योरी भी किए थे। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। डियर स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक आरसीसी स्लैब है, एक आरसीसी स्लैब है ऑफ इफेक्टिव डेप्थ 100 mm। एक आरसीसी स्लैब है जिसका इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है 100 mm है। कैरीज अ यूडीएल ऑफ 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि यूडीएल को कैरी कर रहा है, जिसका इंटेंसिटी दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इफेक्टिव स्पैन ऑफ 3.5 मीटर, जिसका इफेक्टिव स्पैन भी दिया हुआ है 3.5 मीटर। फिर दिया हुआ है द स्लैब इज सपोर्टेड ऑन ए वॉल 230 mm थिक, और ये भी दिया हुआ कि जो स्लैब है, जो हमारा स्लैब है, वो किसी न किसी वॉल पे सपोर्टेड होगा, तो उस वॉल का जो थिकनेस दिया हुआ है वो 230 mm दिया हुआ है। नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है द रिइंफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ 10 mm डायमीटर बार्स। फिर दिया हुआ कि जो रिइंफोर्समेंट है, जो स्लैब में जो छड़ का यूज किया जा रहा है, जो स्टील का यूज़ किया जा रहा है, उसका डायमीटर 10 mm है। ठीक है स्टूडेंट, एट 125 मीटर सेंटर टू सेंटर, जिसका जो स्पेसिंग है 125 mm सेंटर टू सेंटर है, मतलब 10 बार है, और उसका जो स्पेसिंग है एक दूसरे छड़ का वहाँ पे दिया हुआ है 10 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सॉरी 125 mm सेंटर टू सेंटर, सॉरी 125 mm सेंटर टू सेंटर। तो पूछ रहा है फाइंड द डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट। तो पूछा जा रहा है कि उसके फेस से वहाँ पे कितना डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो डियर स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कोई भी बीम जो है किसी भी कॉलम के साथ जंक्शन करता है तो उसका डेवलपमेंट लेंथ हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे, उसे कंसर्न न्यूमेरिकल भी बना चुके थे। तो इसमें हमें स्लैब से रिगार्डिंग देखना है ना, कि स्लैब जो है कॉलम के साथ मिलता है तो किस तरीके से वहाँ पे उसका डेवलपमेंट लेंथ होता है। चलिए पहले हम आपको इमेज दिखाते हैं और वहाँ से हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए, यही आपका स्लैब है, ठीक है। स्लैब का इंटेंसिटी ऑफ लोड दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन कितना पर मीटर, ठीक है। यही आपका वॉल है, ये जो स्लैब है, ये जो आपका स्लैब है, इसी वॉल पे जाके क्या हुआ है, रुका हुआ है। ये जो आपका वॉल दिख रहा है, ये जो वॉल है आपका, यही वॉल है। यही बोला जा रहा है कि ये जो स्लैब है ये वॉल पे जाकर क्या हो रहा है, मिल रहा है। और जिस वॉल का थिकनेस दिया हुआ है 200 सॉरी जिस वॉल का थिकनेस दिया हुआ है 23 सेंटीमीटर यानी 230 mm, इस वॉल का थिकनेस कितना दिया हुआ है 230 mm। और ये इंटेंसिटी ऑफ लोड स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, पहले तो ये जो यूडीएल दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, तो पूछा जा रहा है आपके सपोर्ट फेस ऑफ सपोर्ट से, मतलब सपोर्ट का जो फेस है, मतलब ये वाला जो ये आपका जो फेस है, यहाँ से आप कितना डेवलपमेंट लेंथ उसमें क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपसे क्या किया जा रहा है, फेस ऑफ द सपोर्ट, सपोर्ट का जो फेस है वहाँ से, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले जो है आपका टोटल इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, रिएक्शन निकाल लेंगे। तो रिएक्शन, तो पहले हमारा रिएक्शन निकालेंगे कैसे, टोटल इंटेंसिटी दिया हुआ है तो W और इफेक्टिव डेप्थ दिया हुआ है L, मतलब 3.5, तो W इंटू एल डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिएक्शन का वैल्यू निकल जाएगा 17.5 किलो न्यूटन, क्योंकि सबसे पहले हमें सपोर्ट रिएक्शन ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले हम एक चीज़ मानेंगे कि हम 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब को कंसीडर कर रहे हैं, उसी के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब 1 मीटर विड्थ के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था इसमें, इसके रिगार्डिंग जो था। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिया कि 1 मीटर विड्थ है, हम लोग को स्लैब को एज्यूम कर लिए, फिर से हम लोग सपोर्ट रिएक्शन को क्या किए, डिटरमाइन कर लिए, ठीक है। आपको समझना है कि जो स्लैब है, ये जो वॉल है उस पर रुका हुआ है, जिसका थिकनेस 230 mm है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मोमेंट को निकालेंगे, है ना। तो मोमेंट पहले तो ये हम निकाल लिए, उसके बाद आगे हम मोमेंट को निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे आगे हम देखते हैं, है ना। देखिए,
बेंडिंग मोमेंट को हम निकालेंगे, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट को कैसे निकालेंगे आप देख लीजिए एक बार यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कहने का मतलब है कि जो इस सबका जो एक्स एक्स ये जो आपका दिख रहा है, ये जो आपका एक्स एक्स दिख रहा है, ये जो हमने सेक्शन लिया उस पर मोमेंट निकालना है। तो सबसे पहले जो आपका जो रिएक्शन आ रहा है, इस रिएक्शन के कारण क्या होगा, इस सपोर्ट पे क्या होगा, मोमेंट होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से कितना पे है, t/2 पे है। तो r इंटू क्या हो जाएगा, t/2, ये क्लॉकवाइज मोमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे क्या है क्लॉकवाइज है, तो क्या हो जाएगा r इंटू t/2, है ना, माइनस फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एक पॉइंट लोड लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इंटेंसिटी दिया हुआ है 10 किलोन्यूटन पर मीटर। मान लीजिए W है, टोटल यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, t है, तो W इंटू क्या t, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, t/2 है, तो W इंटू टी डिवाइड बाई t/2, यानी W t²/2। तो इतना क्या हो जाएगा, ये वाला जो मूवमेंट है W इंटू t² क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मतलब इस सपोर्ट पे इतना मूवमेंट क्या हो रहा है, लग रहा है। तो उसी को यहाँ पे हम लोगों ने नीचे में दिखाया है। देखिए यहाँ पे उसी को मैंने लिखा है mx पर, मतलब जो हमारा आपका यहाँ पे फेस है, वहाँ पे सपोर्ट का फेस जो है वहाँ पे लग रहा है r इंटू t/2 माइनस W इंटू t²t/2। तो सपोर्ट का कैलकुलेशन करने के बाद हो गया r इंटू t/2 माइनस W इंटू t²/2। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कैसे मैंने कैलकुलेट किया है ना। पहले जो मैंने देखा था यहाँ पे जो फिगर मैंने बताया था उसी से कैलकुलेट किया है। फिर जो भी वैल्यू हमारे पास नॉन है उस वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे। जैसे कि आपका जो आर का वैल्यू है हम लोग कैलकुलेट किए हैं, रिएक्शन का 17.5 आया है, और वहाँ पे आया है आपका जो आपका वॉल का थिकनेस दिया हुआ है वो 230 mm है, तो उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो कितना हो गया 0.23 मीटर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये आपका इंटेंसिटी लोड है 10, तो यहाँ पे 10 हमने पुट कर दिया, थिकनेस ऑफ वॉल टी है तो 0.23 इंटू होल स्क्वायर बाई 2 कैलकुलेट करके mx का वैल्यू, मतलब जो आपका जहाँ पे x हम सेक्शन लिए हैं, जहाँ पे जो स्लैब है और जो फेस है वहाँ पे जो हमारा कॉलम का फेस है वहाँ पे जो आया है मोमेंट वहाँ कितना है 1.748 किलो न्यूटन मीटर। यह मोमेंट को क्या किए, कैलकुलेट कर लिए। चलिए नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं आगे का। अब हम लोग ये तो हमारा मोमेंट आ गया, लेकिन जब भी डिज़ाइन करते हैं तो क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलते हैं। सपोज दैट कि आपका जो स्लैब है उस पर मोमेंट आ रहा है 50 किलोमीटर मीटर, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपने उसे 50 किलोमीटर मीटर पर डिज़ाइन नहीं करना है, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो जितना आएगा उस पर हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमेशा हम सेफ में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रक्चर का डिज़ाइन हम अभी कर रहे हैं उतना ही मोमेंट उसमें आएगा, हो सकता है कि कभी लाइव लोड का इंक्रीज़ हो जाए या कभी डेड लोड बढ़ जाए, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे आप क्या करें कि वहाँ पे जो लोड बढ़ रहा है उसके कारण हम सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चलते हैं। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के चले हैं, और एम को क्या किए हैं, पार्सल फैक्टर सेफ्टी से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 1.748 इंटू 1.5 2.622 किलो न्यूटन मीटर ये आ गया। मतलब अब आगे का जो भी हम काम करेंगे इसके लिए करेंगे, ये हमारा डिजाइन मूवमेंट है, ठीक है। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आपका जो स्ट्रक्चर है आगे के लिए भी क्या होगा, सेफ होगा, इसलिए हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, पहले मैंने बताया था कि जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो भी डिज़ाइन कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, पर मीटर विड्थ कर रहे हैं, मतलब 1 मीटर विड्थ के लिए हम लोग जो भी अभी डिज़ाइन कर रहे हैं 1 मीटर विड्थ के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ स्टील पर मीटर विड्थ, मतलब हम 1 मीटर विड्थ के लिए एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि टोटल जो विड्थ है, मान लीजिए 1 मीटर है, तो 1 मीटर मान लीजिए बी बराबर हम ले लिए 1 मीटर 1000 मीटर, इसका फॉर्मूला है B/S। एस जहाँ पे क्या है, स्पेसिंग है, कि मान लीजिए 2 छड़ है, 2 छड़ के बीच का स्पेसिंग कितना है, ये 125 दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर क्वेश्चन में, तो ये स्पेसिंग है इनटू एरिया ऑफ स्टील। इस तरीके से इसमें वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा कि 1 मीटर विड्थ पे, मतलब 1 मीटर अगर आपका विड्थ है तो वहाँ पे कितना एरिया आपका है स्टील का, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए तो बी के वैल्यू हम 1 मीटर रखेंगे, मतलब 1000 mm रखेंगे, और एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ 10 mm डायमीटर है, तो वहाँ से π/4 इंटू d² कर देंगे, और स्पेसिंग 125 mm सेंटर टू सेंटर दिया हुआ, इस वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करके हम लोग पुट कर देंगे, है ना। तो पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा एरिया ऑफ स्टील पर मीटर विड्थ। चलिए देखते हैं कैसे निकालें हम उसको। देखिए एरिया ऑफ स्टील पर मीटर विड्थ, देखिए बहुत ही इजी है। यहाँ पे बी का वैल्यू हम रख दिए 1 मीटर इन 1000 mm, और π/4 स्टील का डायमीटर दिया हुआ है 10 mm, तो 10 का स्क्वायर कर दिए, और नीचे 125 mm सेंटर टू सेंटर दिया हुआ, इसको पुट कर दिए, तो हमारा 1 मीटर विड्थ में कितना वहाँ पे एरिया ऑफ स्टील है ये लग गया।
628.32 mm²। मतलब 1 मीटर अगर आपका एरिया है स्लैब का, सॉरी 1 मीटर विड्थ है स्लैब का, तो आपका वहाँ पे जो एरिया ऑफ स्टील है 628.32 mm² वहाँ पे है आपका एरिया। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो भी हमारा स्लैब होता है, स्लैब में क्या होता है कि जो टोटल बार है, ऐसा नहीं कि टोटल बार को हम लोग जा करके वहाँ पे स्पैन में जो हमारा जो कॉलम है वहाँ पे मोड़ते हैं, कुछ बार को बेंट भी किया जाता है ना। तो मान लेते हैं कि जो हमारा टोटल जितना बार है उसमें से हाफ बार को क्या किया गया है, बेंड कर दिया गया है, बेंट अप बार है। मान लीजिए कि टोटल है तो कुछ बार को क्या कर दिया गया है, बेंड कर दिया गया है। तो मान लेते हैं कि जितना टोटल बार है उसमें से हाफ को बेंड कर दिया गया है और हाफ को क्या किया गया है, ले जाकर के वहाँ पे कॉलम में क्या किया गया है, कॉलम में जाकर के मोड़ दिया गया है। तो ये हम देख लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, मतलब टोटल जितना हमारा आया है एरिया पर मीटर विड्थ में, उसमें 1/2 कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे। तो आधा आधा जो कर देंगे उसी को क्या करेंगे हम लोग आगे उस कैलकुलेशन ऑफ डिज़ाइन के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि आधा तो बेंड कर दिया गया, जो आधा बचेगा उसके लिए तो हम डेवलपमेंट लेंथ करेंगे ना। तो ये हमारा वैल्यू है। लेट अस कंसीडर अल्टरनेट बार आर बेंट अप। तो एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 628.32, जो हमारा यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील पर मीटर विड्थ आया है उसका आधा कर देंगे तो जो बच जाएगा हमारा तो 314.16, मतलब एरिया इसके लिए हम आगे डेवलपमेंट लेंथ के लिए डिजाइन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए उसके बाद में एज्यूमिंग बैलेंस सेक्शन, हम मानते हैं कि ये जो सेक्शन है हमारा है वो बैलेंस्ड है ना, क्योंकि जनरली हम बैलेंस सेक्शन के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो लीवर आर्म, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लीवर आर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो लीवर आर्म कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है D-0.42 XU, D-0.42 XU ये फॉर्मूला है। अब देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया है फेरस 415 स्टील का यूज़ किया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि फेरस 415 स्टील के लिए जो XU की वैल्यू होती है ये 0.48 टाइम्स ऑफ D होता है। कितना होता है, 0.48 टाइम्स ऑफ D, जहाँ पे D क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, और क्वेश्चन में इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू 100 mm गिवन है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे सब वैल्यू को, D का वैल्यू 100 माइनस 0.42 और XU का वैल्यू 0.48 टाइम्स ऑफ D, तो 0.48 और D के वैल्यू है 100, तो ZU का वैल्यू कितना निकल गया, 79.84। इसको निकालने की जरूरत इसलिए पड़ रहा है डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमें आगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है यूटिलाइज करना है, इसलिए इसका जरूरत पड़ रहा है ना। तो ये हमारा ZU का वैल्यू यानी कि हमारा लीवर आर्म का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। चलिए आगे निकालते हैं। नाउ कैलकुलेटिंग एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील। अब हम निकालेंगे कि एक्चुअल स्ट्रेस स्टील में कितना आ रहा है। डियर स्टूडेंट, एक तो हमारा जो 415 था वो तो है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट बार बेंड कर दिया गया है। उसके बाद में जो हमारा अब एक्चुअल स्ट्रेस कितना स्टील में आ रहा है उसको हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारा 0.87 FY AST इंटू ZU। आप लोगों को पहले भी पता होगा कि कैसे निकालते हैं। और ये जो आपका मूवमेंट आया है ये किसके बराबर है, 2.622 इंटू 10⁻⁶। इसी के लिए तो हम लोग मैक्सिमम मूवमेंट का डिजाइन कर रहे हैं, यही आया था ना हमारा 2.622, यही डिजाइन मूवमेंट है हमारा इंटू 10⁻⁶, क्योंकि वहाँ पे था हमारा किलो न्यूटन मीटर में, तो यहाँ पे न्यूटन MM में चेंज कर दिए, इसलिए हम लोग 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो यहाँ से सबकी वैल्यू को पुट करेंगे। 0.87 FY ये क्या है, एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील, और ZU की वैल्यू हम कैलकुलेट किए थे भी 314.16 इंटू 79.84, यहाँ पे ZU की वैल्यू है ना, और ST 314.16, इसके लिए हम लोग डिजाइन करें। मतलब जो बेंटअप बार था उसको आधा कर दिए, जो हमारा टोटल बार था उसमें से हाफ कर दिए, तो बेंटअप बार हो गया, और बेंटअप बार का जो बच गया उसके लिए हम लोग डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बराबर 2.62 10⁻⁶ ये हो गया, यह आपका था टोटल वैल्यू। और FYA इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 120.15 न्यूटन पर mm²। ये आपका आ गया एक्चुअल स्ट्रेसेस, इसी के लिए हम लोग बॉन्ड लेंथ प्रोवाइड करेंगे। ये आपका एक्चुअल स्ट्रेसेस इन स्टील आ गया। ठीक है, चलिए आगे निकालते हैं हम लोग। अब देखते हैं, अब आईएस कोडल प्रोविजन है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्वेश्चन में दिया हुआ है M20, ठीक है, M20 दिया हुआ है, और फेरस 415 स्टील दिया हुआ है, यानी कि HYSD बार दिया हुआ है। तो जो हमारा आईएस कोड में गिवन है वैल्यू टाउ BD का वैल्यू, उसमें हम क्या करेंगे 60% बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ स्टील दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 415 दिया हुआ है, जबकि जो हमारा आईएस कोड है उसमें के लिए किसके यूज़ किया जाता है, 250 के लिए दिया जाता है। तो आईएस कोड में लिखा हुआ है कि अगर आप HYSD बार के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जो आपका माइल्ड स्टील का जो है आपका टाउ BD का वैल्यू करस्पॉन्डिंग कंक्रीट के लिए, उसमें आप 60% बढ़ा दीजिए, है ना। तो M20 के लिए कितना होता है, 1.2 होता है, 1.2 होता है। तो हम 415 के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम क्या किए 1.6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये टाउ BD का वैल्यू कितना आ गया 1.92 न्यूटन पर MM
स्क्वायर। तो ये टाउ बी डी का कैलकुलेशन है, ये आया है IS 2056 से। ओके डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, पहले भी मैंने इस रिगार्डिंग क्वेश्चन कर चुका हूँ। इसके बाद आगे हम लोग डेवलपमेंट लेंथ निकालेंगे कितना रिक्वायर्ड है एज पर IS कोडल प्रोविजंस, है ना। तो देखिए डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड, डियर स्टूडेंट ये आपको फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, और ये IS कोड से आया है। ये कितना होता है 0.87, इसको एकदम याद कर लीजिए, FYA इंटू 5, FY या FYA जहाँ पे जिसका रिक्वायरमेंट है, 5 डायमीटर ऑफ बार और 4 कांस्टेंट है टाउ बी डी यानी डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो 0.87 कांस्टेंट वैल्यू है, FYA मतलब एक्चुअल स्ट्रेस इन स्टील जो कि हम अभी कैलकुलेट किए हैं 120.15 इंटू डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है 10 mm बार है, और 4 है, और टाउ बी डी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया 1.92। तो LD की रिक्वायर्ड का वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद 136.10 आया था, लगभग वहाँ 140 के अप्रॉक्स में ये वैल्यू आया हमारा LD रिक्वायर्ड। अब हम LD रिक्वायर्ड निकल चुका है, तो LD अवेलेबल को चेक करें कि LD अवेलेबल कितना है, मतलब जो LD अवेलेबल है ये LD रिक्वायर्ड है एज पर IS कोड। तो LD अवेलेबल मतलब अवेलेबल जो आपका बॉन्ड लेंथ है वो हमेशा LD रिक्वायर्ड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा आपका डिज़ाइन सही है। अगर अवेलेबल बॉन्ड लेंथ जो है आपका रिक्वायर्ड से कम है तो आपका डिज़ाइन सही नहीं है, फिर से उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं कि LD जो हमारा अवेलेबल है वो कितना है। ये तो LD रिक्वायर्ड आ गया, अब LD अवेलेबल का कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग डियर स्टूडेंट। तो देखिए LD अवेलेबल जो आपका वैल्यू है यहाँ पे देखिए LD अवेलेबल, इसको चेक करेंगे, ये कैसे निकालते हैं LD अवेलेबल का वैल्यू को, थिकनेस ऑफ सपोर्ट, जो आपका सपोर्ट का थिकनेस है प्लस एंकोरेज वैल्यू, क्योंकि मान लीजिए कि जो आप मोड़ते हैं जाकर कितना पे मोड़ते हैं 90 डिग्री के बेंड पे, तो मैंने पहले भी बताया था कि 90 डिग्री का जो बेंड होता है उसके लिए हम लोग जो वैल्यू लेते हैं 8 टाइम्स ऑफ डाया लेते हैं, है ना। तो एक तो हो गया थिकनेस, मतलब जो आपका सपोर्ट था, मान लीजिए ये सपोर्ट था, ये स्लैब था इधर में, है ना, इधर में स्लैब था, इधर में स्लैब, तो ये जो आपका था, ये जो था आपका टोटल थिकनेस ऑफ सपोर्ट था, है ना, टोटल टी का वैल्यू था। तो टी का जो वैल्यू था और प्लस इसमें जो आप मोड़ रहे हैं एंकोरेज जो कर रहे हैं, तो टी प्लस 8 और माइनस हम लोग कुछ क्या करते हैं इंड कवर भी लेकर चलते हैं, तो टी प्लस 8 और माइनस इंड कवर, जो इंड कवर हम लेंगे उसको क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, इंड कवर वाले पार्ट को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो स्लैब के लिए हम 25 mm लिए हैं यहाँ पे इंड कवर, और 230 थिकनेस ऑफ स्लैब गिवन है क्वेश्चन में, 8 टाइम्स ऑफ डाया, तो डाया का वैल्यू 10 mm है क्वेश्चन में गिवन, तो 8 इंटू 10 माइनस एंड कवर 25 आफ्टर कैलकुलेशन 285, ये आपका आ गया LD अवेलेबल, मतलब इतना अवेलेबल है आपके पास में बॉन्ड लेंथ, और ये हमेशा जो है ज़्यादा आना चाहिए LD रिक्वायर्ड से। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या LD रिक्वायर्ड LD अवेलेबल से ज़्यादा है। जी हाँ बिल्कुल, 140 और 285, नीचे में LD अवेलेबल 285 आ रहा है और LD रिक्वायर्ड कितना है 140 है, मतलब LD अवेलेबल का वैल्यू LD रिक्वायर्ड से क्या है ज़्यादा है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है जो हम लोगों ने डिज़ाइन किया है वो सेफ है, और इसका जो वैल्यू है वो सही आ रहा है एकदम, है ना, मतलब हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया है वो बिल्कुल सेफ है, ये जो हमारा डिज़ाइन है करेक्ट है। LD अवेलेबल ग्रेटर देन LD रिक्वायर्ड, यही हमको चेक करना था, इसलिए डेवलपमेंट लेंथ चेक एट सपोर्ट इज सेटिस्फाइड, जो हम लोगों ने डेवलपमेंट लेंथ चेक किया है वो सही है, वो सेटिस्फाई कर चुका है कंडीशन को। डियर स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉलम एंड स्लैब जंक्शन का डेवलपमेंट लेंथ कैसे हम लोग निकालते हैं। डियर स्टूडेंट्स आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या ग्रुप में व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन बिल्कुल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। Okay, thank you dear student, thank you everyone for watching, like, share and comment.